नमस्कार। आज है 2 मई और दिन बृहस्पतिवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूं विनीत खरे। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, सैकड़ों गिरफ्तारियां। पुलिस ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी परिसर को कैसे खाली कराया? प्रॉपर्ली प्लान्ड था ये सब पुलिस के साइड से, और काफी सारी पुलिस से सारे स्ट्रीट्स ब्लॉक थे और बाहर आप नहीं जा सकते थे। शेल्टर इन प्लेस था सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी और नेबरहुड में। न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए एक आंदोलन चल रहा है। There is a movement to radicalize young people and I'm not going to wait until it's done. करेंगे विश्लेषण कि क्या पुलिस की कार्रवाई से ये चिंगारी बुझेगी या भड़केगी। अमेठी रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी? कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल सुनिए विनीत खरे से। अमेरिका की दर्जनों यूनिवर्सिटीज और कॉलेज कैंपसों में गजा में चल रही जंग के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। उधर वहां पढ़ रहे भारतीय छात्रों को लेकर फिक्र बढ़ रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि छात्रों को स्थानीय कानूनों का पालन करना चाहिए। So far, no Indian students or their families have contacted us for any assistance. रणधीर जायसवाल कह रहे थे कि अभी तक किसी छात्र या उनके परिवार ने हमसे मदद के लिए संपर्क नहीं किया है। जहां तक प्रदर्शनों में हिस्सा लेने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमें छात्रों से उम्मीद है कि वो स्थानीय कानूनों का पालन करेंगे। ये थे रणधीर जायसवाल के शब्द। केरल में तेज गर्मी की वजह से स्कूलों और कॉलेजों को सोमवार तक बंद कर दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो धूप में बाहर ज्यादा न जाएं और ध्यान रखें कि जंगलों में आग न फैले। केरल की तरह देश के दूसरे हिस्सों में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। उड़ीसा के कुछ हिस्सों में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है। उड़ीसा सहित 4 राज्यों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एशिया के कुछ हिस्सों जैसे फिलीपींस और बांग्लादेश में लू की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यूरोपीय यूनियन कमीशन की प्रमुख उर्सुला वॉन डर लेन ने घोषणा की है कि यूरोपीय यूनियन साल 2027 तक लेबनान को $1 बिलियन का आर्थिक पैकेज प्रदान करेगा। बेरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पैसे के एक हिस्से का इस्तेमाल सीमा प्रबंधन में लगी सेना को ट्रेनिंग और उपकरण देने के लिए किया जाएगा। यूरोपीय कमीशन की ओर से घोषणा लेबनान की राष्ट्रपति की बड़ी संख्या में सीरियाई शरणार्थियों से निपटने और लेबनान के दक्षिण में हिजबुल्ला और इसराइल के बीच जारी सैन्य झड़पों से निपटने के आह्वान के बाद आई है। साल 2019 से लेबनान की अर्थव्यवस्था की हालत डगमगाई हुई है और देश के करीब 80% लोग गरीबी में रह रहे हैं। उर्सुला वॉन डर लेन के साथ बोलते हुए लेबनान के प्रधानमंत्री नाजिब मिकाटी ने कहा कि सीरिया से साइप्रस पहुंच रहे शरणार्थी दिखा रहे हैं कि लेबनान का क्या होगा अगर उसे मदद नहीं मिली। नाजिब मिकाटी कह रहे थे कि हम इस बात पर जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी चेतावनी ये है कि सीरिया और यूरोप के बीच लेबनान ट्रांसिट देश बन जाएगा और साइप्रस की सीमा पर जो परेशानियां पैदा हो रही हैं वो दिखाता है कि क्या होगा अगर इस समस्या का जड़ से निपटारा नहीं किया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू के बाहरी हिस्सों में लगी भयंकर आग से अग्निशमन दल और आम लोग निपट रहे हैं। नेपाल में तेज गर्मी की वजह से कई जगहों पर आग लगी है। काठमांडू के दक्षिण में ललितपुर के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए इमरजेंसी टीमें रात भर लगी रहीं। पिछले 3 हफ्तों में नेपाल के विभिन्न जिलों के जंगलों में लगी आग से 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। जानकारों का कहना है कि हालांकि नेपाल में हर साल आमतौर पर मार्च के शुरू में कई जगहों पर जंगल में आग लगती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बढ़ती गर्मी की वजह से उनकी संख्या और तेजी में वृद्धि हुई है। अफ्रीका में अमेरिकी मिलिट्री कमांड के प्रमुख ने कहा है कि अमेरिकी सेना के पीछे हटने की वजह निजेर और चाड के अधिकारियों से बातचीत जारी है। चाड में एक एयरबेस में रह रहे दर्जनों अमेरिकी विशेष सैन्यकर्मियों को वहां से हटा लिया गया है। अमेरिका के दर्जनों यूनिवर्सिटी कैंपसेस में गजा में छिड़ी जंग के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं।
इस दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में हिंसक घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए कल पुलिस कई यूनिवर्सिटीज के कैंपस में दाखिल हुई। पहले बात करते हैं न्यूयॉर्क की। तो विनीत, न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी वो पहली यूनिवर्सिटी है जहां से गजा युद्ध के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन सबसे पहले चर्चा में आए थे और इसके बाद से ये प्रदर्शन अमेरिका के कई यूनिवर्सिटी में फैल गए। जी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो तस्वीरें हमारे सामने आई मोहनलाल जी, उसमें फिलिस्तीनी समर्थक छात्रों ने परिसर में टेंट लगा दिए थे। कई हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद कल यहाँ हिंसक टकराव देखने को मिला। न्यूयॉर्क पुलिस ने कल यहां कार्रवाई की और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक हिस्से पर कब्जा कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। पुलिस ने फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए बड़ी कार्रवाई की। परिसर की इमारत पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया था और वहां से हटने से इनकार कर दिया था। और इसके बाद जो तस्वीरें आईं उसमें पुलिसकर्मी खिड़की के जरिए हैमिल्टन हॉल में चढ़ते दिखाई दिए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से 300 लोगों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय परिसर में युवा लोगों को कट्टरपंथी बनाने के लिए एक आंदोलन खड़ा करने के लिए बाहरी तत्व जिम्मेदार थे। There is a movement to radicalize young people, and I'm not going to wait. न्यूयॉर्क के मेयर कह रहे हैं कि युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए एक आंदोलन चल रहा है और मैं इसके पूरा होने का इंतजार नहीं करूंगा। साथ ही अचानक इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करूंगा। ये एक वैश्विक समस्या है और युवा उन लोगों से प्रभावित हो रहे हैं जो पेशेवर हैं और हमारे बच्चों को कट्टरपंथी बना रहे हैं। मैं न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में ऐसा नहीं होने दूंगा। और एडम्स ने पत्रकारों से कहा कि पुलिस ने व्यापक स्तर पर कार्रवाई की ताकि सुरक्षा को बहाल किया जा सके। We know that this is only a comma in the full sentence of public protection. एडम्स कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि ये शहर में सार्वजनिक सुरक्षा बहाल करने की दिशा में सिर्फ एक अल्प विराम है। ये कोई जश्न मनाने वाला वक्त नहीं है। हम यहाँ ऐसा माहौल नहीं बना सकते जिससे बच्चों को खतरा हो। हम शहर में अपने युवाओं को अतिवादी बनाने के सभी प्रयासों को रोकना चाहिए, जैसा कि हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। और मोहनलाल, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कैंपस में हुए हिंसक टकराव पर बयान जारी किया है। वाइस चांसलर जीन ब्लॉक ने कहा कि कल रात जो भी लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मेरी संवेदनाएं उनके साथ भी हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है या फिर इन दिनों असुरक्षा के डर में रहना पड़ रहा है। विनीत, अब से कुछ देर पहले मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन कर रही एक भारतीय स्टूडेंट से नाम न जाहिर करने की शर्त पर बात की और मैंने उनसे पूछा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कल जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई उसका आंखों देखा हाल सुनाइए। कल शाम को ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था बैरियर्स लगाना। तो हमारा कॉलेज 6-7 ब्लॉक के बीच में है और वो ब्लॉक्स बंद कर दिए गए थे, एंट्रेंसेस ब्लॉक। तो हम लोग को घूम के वापस आना पड़ा कैंपस और काफी सारी पुलिस आई थी और ये काफी टाइम से चल रहा था। फिर 9 बजे के आसपास, 8-9 बजे के आसपास उन्होंने हैमिल्टन हॉल, जहाँ पे प्रोटेस्टर्स जिस पे कब्जा कर लिया था, उसमें वो पुलिस घुस गई थी उनको निकालने के लिए। मतलब बहुत ही प्रॉपर्ली प्लान्ड था ये सब पुलिस के साइड से और काफी सारी पुलिस से सारे स्ट्रीट्स ब्लॉक थे और बाहर आप नहीं जा सकते थे। शेल्टर इन प्लेस था सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी और नेबरहुड में। स्टूडेंट्स के बीच में आप लोग जो देख रहे थे वो क्या, मतलब उस दौरान भगदड़ मची या क्या कर रहे थे? स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? स्टूडेंट्स को बोला गया था कि आप अपने रूम में वापस लौट जाइए और अगर आप नहीं लौट सकते क्योंकि आप कैंपस में रहते हैं तो किसी और डॉर्म में जाके अंदर घुस जाइए। कुछ स्टूडेंट्स जो बाहर तभी भी थे उनको कुछ बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि वो शायद वो पुलिस को रोक रहे थे या क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता। पर बाकी बच्चों को बोला गया था आप अंदर जाइए, आप बाहर नहीं रह सकते। पूरा खाली कर दिया था एरिया, पूरा एरिया। पुलिस के इस एक्शन के बाद अब यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो कैसा है? वहां से सारे टेंट्स हट गए हैं या क्या कुछ हुआ है? हाँ, सारे टेंट्स हट गए, सारे बच्चे भी हट गए क्योंकि हम लोग को कैंपस पे अलाउड नहीं है जाना, लॉक्ड है। आप अपने अपने बिल्डिंग्स में रहिए। जो बच्चे बाहर रहते हैं कैंपस के वो एकदम भी एंटर नहीं कर सकते हैं। सारे डाइनिंग हॉल्स बंद कर दिए गए हैं, लाइब्रेरीज बंद हैं। अभी फाइनल एग्जाम पीरियड है और उन्होंने सारी लाइब्रेरीज बंद कर दी हैं। तो बच्चे एक बाहर की लाइब्रेरी खुली, उसमें सब भरे पड़े और कहीं जाने की जगह नहीं है पढ़ाई के लिए। और मुझे लगता है ये एंड मई तक, जब तक ग्रेजुएशन है तब तक बंद रखेंगे कैंपस। तो इस दौरान आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आप लोग आपस में क्या बात करते हैं? बस यही कि कैसे हैंडल किया गया ये सब चीजें। स्टार्टिंग से अक्टूबर से ये सब इन्हें कैसे हैंडल किया, मतलब बेटर हो सकता था। कितनी चिंता है इस समय?
काफी चिंता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना एस्केलेट होगा, या फिर बच्चों की तरफ, प्रोटेस्टर्स के तरफ से इतना एस्केलेट होगा, या फिर इतनी पुलिस आके इतने लोगों को ले जाएगी, या इतने बच्चे सस्पेंड हो जाएंगे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। डर है अब थोड़ा कम है, कल था जब इतनी पुलिस देखी तो। तो ये थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन कर रही भारतीय स्टूडेंट्स, भारतीय छात्र से मैं बात कर रहा था। उधर दूसरी यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस यानी कि UCLA के परिसर में रात भर हिंसक झड़पें होती रहीं, जहां प्रदर्शनकारियों ने एक फलस्तीनी समर्थक द्वारा प्रदर्शनकारियों द्वारा स्थापित एक शिविर पर हमला कर दिया। और इसराइल का समर्थन करने वाले एक गुट ने फलस्तीनी समर्थक के एक बड़े शिविर के चारों ओर बैरिकेड्स को हटाना शुरू कर दिया। ऑनलाइन फुटेज में प्रदर्शनकारियों द्वारा एक दूसरे पर आतिशबाजी और अन्य वस्तुएं फेंकते हुए नजर आए। फिलिस्तीनी झंडा लपेटे एक व्यक्ति को घसीटते और पीटते देखा गया। UCLA स्टूडेंट न्यूज़पेपर डेली ब्रुएन के अन्ना दलाई लुई ने BBC से बात की। We've been told that there was one protester within the encampment who has been. एना कह रही कि हमें बताया गया है कि शिविर के भीतर एक प्रदर्शनकारी था जिसे सिर में चोट लगने की वजह से अस्पताल ले जाया गया। काली मिर्च, स्प्रे, आंसू गैस, कई तरह के स्प्रे चलाए गए हैं। ये परिसर में अब तक की हिंसा का एक नया स्तर है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि परिसर की सुरक्षा पूरी तरह से चरमरा गई है। और देर रात कई घंटों तक चले गतिरोध के बाद लॉस एंजलिस में पुलिस कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों के शिविर में घुस गई है। कुछ प्रदर्शनकारियों को उनकी पीठ के पीछे हाथ बांध कर ले जाया गया। दंगारोधी हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को नष्ट कर दिया। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने सामान फेंके। विनीत, 30 से ज्यादा अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में फलस्तीनी समर्थक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को विश्वविद्यालयों में जारी विरोध प्रदर्शनों के बारे में लगातार बताया जा रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरिन जीन पियरे ने परिसर में अशांति के लिए मुट्ठी भर छात्रों को दोषी ठहराया। Forcibly taking over a building is not peaceful. जबरन इमारत पर कब्जा करना शांतिपूर्ण नहीं है। छात्रों को सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है, उन्हें सीखने का अधिकार है और उन्हें बिना विचलित हुए ऐसा करने का अधिकार है। उन्हें परिसरों में सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। हम जो देख रहे हैं वो छात्रों का एक छोटा सा हिस्सा है और मुझे नहीं लगता कि वो छात्रों के शैक्षणिक सत्र में रुकावट या बाधा पहुंचाने में सक्षम हैं। The academic experience that students have. तो ये थी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता। पॉडकास्ट में हम शामिल कर रहे हैं न्यूयॉर्क से अपने सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार सलीम रिजवी साहब को। सलीम साहब, कल भी आपसे बात हो रही थी, आज फिर हम बात कर रहे हैं और आज से और कल जहां पर हमने ये कहानी छोड़ी थी, ये कहानी उससे आगे बढ़ गई। इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस समय कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है वहां पर। यहाँ मोहनलाल जी बिल्कुल तड़के सुबह जब पुलिस गई है अरेस्ट करने और सब कैंप्स हटाने, तो बड़ी भारी संख्या में पुलिस पहुंची वहां पर। और जो कहा जा रहा है कि प्रोटेस्टर्स भी बहुत थे, करीब 1000 वहां पर पहुंच गए थे। चूंकि एक रात पहले हमला हुआ तो उस कैंप पे तो बहुत से लोग और इकट्ठा हो गए थे कि भाई अब हमला होगा तो उसको बचा सकते हैं। इस तरह के माहौल था जिसपे कि मेयर ने भी क्रिटिसाइज किया था कि भाई इस तरह का हमला जो प्रो इसराइल ग्रुप ने किया गलत है, इन्वेस्टिगेशन होगा। तो इसके बाद जब पुलिस पहुंची और सब हटाया और जिस तरह से स्टन ग्रेनेड्स वगैरह मार के और अरेस्ट करके ले गए हैं, सैकड़ों की संख्या में बताया जा रहा है वहां से। और अब वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो पीछे हटते जा रहे हैं वहां से, लेकिन कह रहे हैं कि हम वापस आएंगे। और ये कहा जा रहा है कि भाई बड़े तरीके से ऑर्गेनाइजर्स जो है वो स्टूडेंट्स को कह रहे हैं आप लोग सेफ तरीके से सीढ़ियां देख के और सब साथ हाथ पकड़ के एक दूसरे का निकल जाइए यहाँ से। और फिर बाद में वो कह रहे हैं, नारे लगाते जा रहे हैं वी विल बी बैक। तो इस तरह का माहौल है। जाहिर है कि ये एक एस्केलेट हुई है पहले से सिचुएशन। इसी तरह और कैंपसेस में भी देखा गया, जैसे कल डैलस में उसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस में पुलिस अंदर गई और कैंप वगैरह मिसमार करके वहां पे भी कुछ अरेस्ट हुई। इसी तरह न्यू हैम्पशायर में जो डार्टमथ कॉलेज है वहां पर कई कैंपसेस में इस तरह से पुलिस गई है और अरेस्ट हुई है। उसमें प्रोफेसर्स भी शामिल हैं। एक तो 65 साल से ज्यादा की प्रोफेसर है हिस्ट्री की, तो वो न्यू हैम्पशायर में डार्टमथ कॉलेज में अरेस्ट हुई। उनका वीडियो भी खासा हर जगह देखा जा सकता है ऑनलाइन। उनको गिराया गया जमीन पर और
तो वो कहती है मेरे चोट आई है। तो इस तरह की बातें हैं यहाँ पर जो एस्केलेट होता दिख रहा है ये, और स्टूडेंट्स लग रहा है कि वो बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर न्यूयॉर्क में भी कल फोर्डम यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर, वहां पर भी अरेस्ट हुई और एनकैम्पमेंट्स वगैरह वहां हटाए गए। तो ये सारी पूरी कार्रवाई दोनों तरफ से बराबर जारी है। सलीम साहब, आपसे अब ये समझना चाहते हैं कि जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, और न्यूयॉर्क के हमने मेयर की आवाज़ सुनी, उनसे हमने बात की थी, सवाल ये है कि जिस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है, आक्रामक रुख अपना रही है, आपको लगता है कि इससे जो विरोध की चिंगारी है वो भड़केगी या फिर बुझ जाएगी? देखिए, जिस तरह का यहाँ पर मूड है वो खासा जोश में लोग हैं और वो मानने को ये तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि भाई इस तरह से जो पुलिस कार्रवाई हो रही है इससे और प्रोवोक होंगे और इश्तियाल बढ़ेगा और इसमें जो जोश पैदा होगा ये स्टूडेंट्स में। और ये पूरा एक सिनेरियो कहा जा रहा है कि वियतनाम एरा का हो गया है। और कल बताएं आपको इसी सिलसिले में कि कोलंबिया के जो प्रोफेसर हैं बहुत से, वो कल निकले जब रात भर अरेस्ट वगैरह हो चुकी, तो कल दिन में वो निकले और उन्होंने सपोर्ट में पकड़े हुए थे, लिखे हुए थे नो कॉप्स ऑन कैंपस एंड वी आर प्रोटेक्टिंग आवर स्टूडेंट्स। इस तरह करके कई प्रोफेसर जो थे वो कोलंबिया के गेट के बाहर, चूंकि कोलंबिया में आपको मालूम है रिमोट कर दिया गया है, वहां दाखिला नहीं है, कोई भी नहीं जा रहा है अब अंदर, और रिमोट सब कुछ हो गया है और सारा काम सिर्फ 15 मई को एक सेरेमनी है वो जो उनका होता है ग्रेजुएशन सेरेमनी, लेकिन उसके अलावा कोई कुछ नहीं वहां जा रहा है। और पुलिस को कहा है प्रेसिडेंट ने कोलंबिया की कि आप 17 मई तक यहाँ रहें। और अब वो पुलिस NYPD जो है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के वहां पर जो ऑफिसर्स और पुलिस वाले सब मौजूद हैं। लेकिन इस तरह से प्रोफेसर बाहर आके वो कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल सही स्पीचेस दे रहे हैं लगातार, सब प्रोफेसर अलग अलग तरह से वो कह रहे हैं हम ये बिल्कुल उनके साथ हैं, जिन इश्यूज के लिए वो खड़े हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो बिल्कुल सही है और इस तरह से नहीं ट्रीट किया जाता है स्टूडेंट्स जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा माहौल जो है कई कैंपसेस में इसी तरह देखा गया है। तो लगता नहीं है कि ये किसी तरह कम होगा। ये जिस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी तो ये फिर वो वापस आ जाते हैं और दूसरी जगह बना लेते हैं या दूसरे तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। सलीम, बस एक ब्रीफली अगर आप जवाब दे पाएं, भारतीय छात्रों को लेकर क्या रिपोर्टें आपको मिल रही हैं, उसके बारे में अगर कोई जानकारी हो तो। भारतीय छात्रों के बारे में एक तो आपको पता ही होगा, प्रिंसटन की एक MA की स्टूडेंट थी जिनको कि सस्पेंड कर दिया गया है, तो वो अरेस्ट भी शायद हुई थी, तो वो प्रोटेस्टर्स में शामिल थी। तो इस तरह से कुछ केसेस तो सामने आते रहते हैं, लेकिन मुझे और भी नहीं पता है कि भारतीय छात्र इस तरह से कोई अरेस्ट हुए हो या सस्पेंशन या एक्सपल्जन हुआ। जी, सलीम रिजवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूयॉर्क से शामिल होने के लिए। कार्यक्रम में आगे यानी कि आज BBC दुनिया में आप क्या देखने वाले हैं रात 10 बजे। अमेरिका के कॉलेजों में थमने का नाम नहीं ले रहे इसराइल विरोधी प्रदर्शन। उधर गजा में जंग के बीच क्या है इसराइल लेबनान बॉर्डर का हाल, दिखाएंगे BBC दुनिया में रात 10 बजे BBC हिंदी की वेबसाइट, ऐप, YouTube और Facebook पेज पर लाइव। तो हमने बात आज इस पॉडकास्ट की शुरुआत की थी अमेरिका से, और कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, विस्तार से चर्चा की थी। लेकिन तस्वीर जहां से खिंच रही है वो जगह है गजा इसराइल युद्ध, जिसके विरोध में अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस बीच इसराइल गजा युद्ध विराम के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। हमास को एक प्रस्ताव भेजा गया है। पॉडकास्ट में शामिल कर रहे हरेंद्र मिश्रा को जो प्रस्ताव भेजा गया था युद्ध विराम का, तो हमास को उस पर जवाब देना था। जवाब में क्या कहा है हमास ने? अभी तक तो हमास की तरफ से कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन हमास के कई अधिकारियों और नेताओं का जो है बयान मीडिया में यहाँ पर आया है। उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं और उनके तरफ से ये इशारा किया जा रहा है कि अभी जिस तरह से प्रस्ताव को उनके सामने पेश किया गया है उसे वो मंजूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो अहम डिमांड है, वो अहम मांग जिसके लिए वो कह रहे हैं, जिस पर वो समझौता नहीं कर सकते, वो है पूर्ण युद्ध विराम का मांग। और वो कह रहे हैं कि जब तक पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार
तैयार इसराइल नहीं होता है, चाहे वो चरणबद्ध तरीके से ही हो, तब तक हमास जो है इस प्रस्ताव को नहीं मंजूर कर सकता। और यहाँ पर जहाँ तक इसराइल का सवाल है, तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये जो उनकी मांग है इसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिन लक्ष्यों को लेकर के इसराइल गजा में प्रवेश किया था उसमें वो नाकाम रहेगा अगर वो इस प्रस्ताव को मान लेता है। इसराइली यहाँ वॉर कैबिनेट की मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आज एक जो आप कह रहे हैं कि युद्ध कैबिनेट की बैठक होने वाली है, तो वो उस बैठक में, और निश्चित तौर पर ब्लिंकन अमेरिका बहुत इंटरेस्टेड है कि किसी तरह से युद्ध विराम हो जाए। इस युद्ध कैबिनेट की बैठक में क्या मतलब बैठक हो चुकी है या हो रही है? देखिए, युद्ध कैबिनेट की जो बैठक है वो 6:30 बजे के लिए बुलाई गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट जो है वो इंतजार करेगी इस बात का कि हमास की तरफ से जवाब आए इस प्रस्ताव पर। जब तक प्रस्ताव का जवाब नहीं आता है तब तक जो है ये बैठक नहीं होगी। और युद्ध कैबिनेट के बैठक के ठीक बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कैबिनेट की भी एक बैठक होगी, जिसमें कि फैसला लिया जाएगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। फिलहाल इसराइल ने कई सारे जो हैं बटालियंस उनको सीमा के पास इकट्ठा कर दिया, वहां पर खड़े हैं, वो तैनात हैं। और इसराइली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो रफा में कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। हालांकि जैसा कि कल भी हम लोगों ने बात की थी कि एक तरह की पोस्चरिंग भी हो सकती है, कि अमेरिका का आपने जिक्र किया और एंटनी ब्लिंकन ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें कथनी और करनी में फर्क करना होगा। इसराइल की तरफ से चाहे जो भी कहा जा रहा है, बहुत ही कड़े शब्द जो हैं वो उनके तरफ से बयान किए जा रहे हैं, लेकिन जो करनी है वो निर्भर करेगा कि हमास का क्या फैसला आता है। और उन्होंने हमास को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, जो अभी गतिरोध है उसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र मिश्र इस पॉडकास्ट में यरूशलेम से शामिल होने के लिए। पॉडकास्ट के अगले चरण यानी कि दूसरे पड़ाव में आप क्या सुनेंगे? मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। चर्चा हो रही है कि आखिरकार रायबरेली से और फिर अमेठी से कौन लड़ेगा, कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा। चुनावी हलचल में संजीव श्रीवास्तव के साथ जल्द ही हाजिर होने वाले हैं। और विनीत, यूट्यूब क्या कह रहा है? कौन लोग सुन रहे हैं हमें, क्या कह रहे हैं? देखिए, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। रामेंद्र त्रिपाठी लिख रहे हैं कि भारत में गर्मी चरम सीमा पर पहुंच रही है, पेड़ कटाई भी जोरों पर है, वृक्षारोपण तो गर्मी में समझ में नहीं आता। फिर शंभू शरण लिख रहे हैं, नेपाल में आग की घटनाएं बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, जिसकी ओर भारत में भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा शंभू शरण ने यह भी लिखा है कि अमेरिकी मेयर का बयान बहुत ही सार्थक है। रामेंद्र त्रिपाठी लिख रहे हैं कि अमेरिका को देर में समझ आया कि कट्टरपंथ पैर पसार रहा है। मदन लाल लंबूरिया लिख रहे हैं कि अब तक उत्तर भारत में गर्मी शुरू नहीं हुई है, आखिर इतनी देर से क्यों शुरू हो रही है उत्तर भारत में। तौहीद अहमद कह रहे हैं कि आम चुनाव न सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, मूलभूत मुद्दे बिल्कुल गायब हैं। मनोहर चमोली प्रश्न कर रहे हैं कि मतगणना के दिन भर प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा। मतगणना वाले दिन जिस दिन नतीजे आएंगे बिल्कुल होगा, और उस दिन प्रोग्राम 1 घंटे का होगा, ये हमारा आपसे वादा है। साथ में वादा ये भी है कि उस दिन अगर शनिवार है तब भी होगा, संडे है तब भी होगा। हम आएंगे जरूर, क्योंकि हमें मालूम है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। और अब हम बात करेंगे चुनावी हलचल की। तो विनीत, अमेठी और रायबरेली से क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, कयास जारी है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में क्या कहा था, ये जरा सुन लेते हैं। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे।
तो 24 घंटे में घंटे तो बहुत कम बचे। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, लेकिन एक चीज हुई है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कैसरगंज सीट से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनकी जगह पार्टी ने उनके बेटे करण सिंह को अपना उम्मीदवार बना दिया। जी, संजीव हमारे साथ लाइन पर हैं। संजीव, मतलब मैं अभी तक तो उम्मीद कर रहा था कि कुछ न कुछ खबर आ जाएगी। कल जिस तरह से जयराम रमेश ने बोला था कि आई थिंक आज शाम तक एक्सपेक्टेड था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई है अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर जो कयास जारी हैं। विनीत, मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि उम्मीदवार जो भी घोषित हो, लेकिन इस मामले के पब्लिसिटी और प्रचार में पूरे पैसे वसूल लिए जाएं। तो पिछले 4-5 दिन से जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, तमाम मीडिया चैनल जो कि आमतौर पे कांग्रेस और गांधी परिवार पे ज्यादा चर्चा नहीं करते, वो इस किस्से को लेके जिसको बोले ना पिले पड़े हैं कि सुबह शाम ही डिबेट आ रहे नहीं आ रहे, आएंगे तो क्या फायदा होगा, नहीं आएंगे तो क्या नुकसान होगा, क्या समीकरण भारी है, जान लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, वायनाड कैसे छोड़ेंगे, ये क्या होगा, फलाना क्या होगा। तो कम से कम इतनी पब्लिसिटी तो कांग्रेस को मिल ही रही है। और जैसे जैसे लेकिन अब नामांकन भरने का अंतिम समय तो कल ही है ना, तो कल तक तो डिक्लेयर होगा ही। और मुझे लग रहा है जिस तरह का एक बिल्डअप दिया जा रहा है, उससे लगता ये है कि दोनों या दोनों में से एक, मुझे तो लगता है दोनों ही चुनाव लड़ने वाले हैं वहां से। जी, अगर हम मतलब इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव में भी देखा जा रहा है कि कल जयराम रमेश का अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा हो तो बार बार पत्रकार सवाल पूछ रहे थे कि देरी क्यों हो रही है, देरी क्यों हो रही है। जयराम रमेश कह रहे थे कि नहीं, देरी कहाँ हो रही है, अभी तो बहुत 48 घंटों का वक्त बाकी है। खैर, अभी तक कोई अभी नाम सामने नहीं आया है और उसको लेकर कयास जारी हैं। एक और जो सवाल है वो ब्रिजभूषण का, जैसा कि जिक्र किया मोहनलाल ने, उनकी जगह उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया गया है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में हम जानते हैं कि महिला पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जांच जारी है। तो ये जो उनके बेटे को जगह दी गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई, एक हिंदी में कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे भी हो जाए, या शोले में जैसा अमिताभ बच्चन ने जो सिक्का उछाला था, दोनों तरफ एक ही था उसके अंदर। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि बीजेपी ने कह देगी कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया और ब्रिजभूषण शरण सिंह कह देगा क्या कटा मेरे बेटे। तो ये बात साबित हो गई है कि भाई उस इलाके में कैसरगंज में ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो भी उसके ऊपर आरोप वगैरह हैं, लेकिन मौके पे जमीन पे उसका तोड़ बीजेपी के पास नहीं था, इसीलिए घूम फिर के वहीं पहुंचे हैं। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह और उसके बेटे में बहुत फर्क है और वैसे कोई फर्क नहीं है। तो अब इसको किस तरह से एक्सप्लेन करें? रस्सी भी टूट गई तो क्या होता है, रस्सी भी जल गई, सांप भी मर गया, रस्सी भी नहीं टूटी, या जो भी जिसकी मेरी पट गई। मतलब एक अब ब्रिजभूषण शरण सिंह तो चुनाव लड़ रहा है एक तरह से, वही तो प्रचार करेंगे, वही आगे होंगे। और बीजेपी के पास भी हमेशा ये कहने को जाएगा हमने तो टिकट काट दिया। जी, और इस पर प्रतिक्रिया, भावना का सम्मान करते हुए, जी, इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है, ये भी मैं अभी तक बहुत कोई रिएक्शंस ज़्यादा नहीं देखे हैं। बात करते हैं अब प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच एक तरह से जो वाक युद्ध जारी है। आपने पता नहीं थोड़ी देर पहले देखा ना हो, सोशल मीडिया पे भी है। राहुल गांधी ने जिस तरह से रेवन्ना मामले पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है, ये जो टोन और टेनर है जो अटैक्स का, और पिछले कुछ वक्त से रहा है, खासकर इस चुनाव में जो तीखे शब्दों का प्रयोग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने, इस पर क्या कहेंगे? और जिस तरह से मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी जो शब्द आते रहे हैं। भाई, तीखे शब्दों की तो बात आपने कर ली। मुद्दा बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, और कांग्रेस उसका मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा है, शर्मनाक मुद्दा है। आरोपी हैं अभी, मुजरिम मतलब कन्विक्टेड किसी भी तरह से नहीं है, लेकिन राजनीति है, पॉलिटिक्स का सीजन है, इलेक्शन का मौसम है, तो क्यों नहीं पैसे उछालेगी। और आपने तीखा वगैरह तो कह दिया, मुझे लगा बड़ा मैस रेपिस्ट तो बड़ा वेस्टर्नाइज अमेरिकन एक्सेंट में बोला था राहुल गांधी ने, उस पर आपका ध्यान गया कि नहीं गया? तो ये तीखा जो बोलना है, ये तो पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी के तेवर और तीखे हुए हैं। और प्रधानमंत्री तो हमेशा से ही
जिसको बोलते हैं ना, ही नेवर मिन्सेस हिज वर्ड, वो तो अपने जब प्रहार करते हैं तो एक हमारे पुराने साथी बोला करते थे, जब नाच नहीं है तो घुंघरू बांध के नाचो। मतलब उन्मुख भाषा पूरे जोर से, उनको कोई वो उसका तनाव नहीं होता। तो अब ये मिडवे हैं हम इलेक्शन में, और आरोप प्रत्यारोप हमले एक दूसरे पे इस समय चरम पे है। अब इलेक्शन बिल्कुल अपनी पीक पे है। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, आप शामिल हुए और आपने बातें कही। तो अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल, वक्त यही है 7:30 बजे। BBC हिंदी के लिए ये पॉडकास्ट कलेक्टिव न्यूज़ रूम द्वारा प्रसारित किया गया। और विनीत, हम विदा तो ले रहे हैं, लेकिन एक बात अपने लिसनर्स को बताना ज़रूरी है कि यदि आप हमें लाइव न सुन पाए हो तो BBC हिंदी के पेज पे जाएं, वहाँ BBC पॉडकास्ट सेक्शन में जाएं, दिन भर आपको मिलेगा। दिन भर पर आपको पिछले प्रोग्राम भी मिलेंगे। यदि आज का मिस कर दिया या कल का मिस कर दिया तो आप कभी भी अपनी सुविधा के हिसाब से इस पॉडकास्ट को दोबारा सुन सकते हैं। विदा लेने से पहले ये भी बताना ज़रूरी है कि जब हम कल आपसे मिलेंगे तो इस दौरान पूरा जो वक्त होगा ना, hindi.com आपके साथ है। नमस्कार, आज है 2 मई और दिन बृहस्पतिवार। ये BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूं विनीत खरे। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, सैकड़ों गिरफ्तारियां। पुलिस ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी परिसर को कैसे खाली कराया? प्रॉपर्ली प्लान्ड था ये सब पुलिस के साइड से, और काफी सारी पुलिस से सारे स्ट्रीट्स ब्लॉक थे और बाहर आप नहीं जा सकते थे। शेल्टर इन प्लेस था सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी और नेबरहुड में। न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए एक आंदोलन चल रहा है। There is a movement to radicalize young people and I'm not going to wait until it's done. करेंगे विश्लेषण कि क्या पुलिस की कार्रवाई से ये चिंगारी बुझेगी या भड़केगी। अमेठी रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी? कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है। जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल सुनिए विनीत खरे से। अमेरिका की दर्जनों यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज कैंपसों में गजा में चल रही जंग के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। उधर वहां पढ़ रहे भारतीय छात्रों को लेकर फिक्र बढ़ रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि छात्रों को स्थानीय कानूनों का पालन करना चाहिए। So far, no Indian students or their families have contacted us for any assistance. रणधीर जायसवाल कह रहे थे कि अभी तक किसी छात्र या उनके परिवार ने हमसे मदद के लिए संपर्क नहीं किया है। जहां तक प्रदर्शनों में हिस्सा लेने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमें छात्रों से उम्मीद है कि वो स्थानीय कानूनों का पालन करेंगे। ये थे रणधीर जायसवाल के शब्द। केरल में तेज़ गर्मी की वजह से स्कूलों और कॉलेजों को सोमवार तक बंद कर दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो धूप में बाहर ज़्यादा न जाएं और ध्यान रखें कि जंगलों में आग न फैले। केरल की तरह देश के दूसरे हिस्सों में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। उड़ीसा के कुछ हिस्सों में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है। उड़ीसा सहित 4 राज्यों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एशिया के कुछ हिस्सों जैसे फिलीपींस और बांग्लादेश में लू की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यूरोपीय यूनियन कमीशन की प्रमुख उर्सुला वॉन डर लेन ने घोषणा की है कि यूरोपीय यूनियन साल 2027 तक लेबनान को $1 बिलियन का आर्थिक पैकेज प्रदान करेगा। बेरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पैसे के एक हिस्से का इस्तेमाल सीमा प्रबंधन में लगी सेना को ट्रेनिंग और उपकरण देने के लिए किया जाएगा। यूरोपीय कमीशन की ओर से घोषणा लेबनान की राष्ट्रपति की बड़ी संख्या में सीरियाई शरणार्थियों से निपटने और लेबनान के दक्षिण में हिजबुल्ला और इसराइल के बीच जारी सैन्य झड़पों से निपटने के आह्वान के बाद आई है। साल 2019 से लेबनान की अर्थव्यवस्था की हालत डगमगाई हुई है और देश के करीब 80% लोग गरीबी में रह रहे हैं। उर्सुला वॉन डर लेन के साथ बोलते हुए लेबनान के प्रधानमंत्री नाजिब मिकाटी ने कहा कि सीरिया से साइप्रस पहुंच रहे शरणार्थी दिखा रहे हैं कि लेबनान का क्या होगा अगर उसे मदद नहीं मिली। नाजिब मिकाटी कह रहे थे कि हम इस बात पर जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी चेतावनी ये है कि सीरिया और यूरोप के बीच लेबनान ट्रांसिट देश बन जाएगा और साइप्रस की सीमा पर जो परेशानियां पैदा हो रही हैं वो दिखाता है कि क्या होगा अगर इस समस्या का जड़ से निपटारा नहीं किया गया।
नेपाल की राजधानी काठमांडू के बाहरी हिस्सों में लगी भयंकर आग से अग्निशमन दल और आम लोग निपट रहे हैं। नेपाल में तेज गर्मी की वजह से कई जगहों पर आग लगी है। काठमांडू के दक्षिण में ललितपुर के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए इमरजेंसी टीमें रात भर लगी रहीं। पिछले 3 हफ्तों में नेपाल के विभिन्न जिलों के जंगलों में लगी आग से 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। जानकारों का कहना है कि हालांकि नेपाल में हर साल आमतौर पर मार्च के शुरू में कई जगहों पर जंगल में आग लगती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बढ़ती गर्मी की वजह से उनकी संख्या और तेजी में वृद्धि हुई है। अफ्रीका में अमेरिकी मिलिट्री कमांड के प्रमुख ने कहा है कि अमेरिकी सेना के पीछे हटने की वजह निजेर और चाड के अधिकारियों से बातचीत जारी है। चाड में एक एयरबेस में रह रहे दर्जनों अमेरिकी विशेष सैन्यकर्मियों को वहां से हटा लिया गया है। अमेरिका के दर्जनों यूनिवर्सिटी कैंपसेस में गजा में छिड़ी जंग के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। इस दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में हिंसक घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए कल पुलिस कई यूनिवर्सिटीज के कैंपस में दाखिल हुई। पहले बात करते हैं न्यूयॉर्क की। तो विनीत, न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी वो पहली यूनिवर्सिटी है जहां से गजा युद्ध के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन सबसे पहले चर्चा में आए थे और इसके बाद से ये प्रदर्शन अमेरिका के कई यूनिवर्सिटी में फैल गए। जी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं मोहनलाल जी, उसमें फ़िलिस्तीनी समर्थक छात्रों ने परिसर में टेंट लगा दिए थे। कई हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद कल यहां हिंसक टकराव देखने को मिला। न्यूयॉर्क पुलिस ने कल यहां कार्रवाई की और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक हिस्से पर कब्जा कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। पुलिस ने फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए बड़ी कार्रवाई की। परिसर की इमारत पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया था और वहां से हटने से इनकार कर दिया था। और इसके बाद जो तस्वीरें आईं उसमें पुलिसकर्मी खिड़की के जरिए हैमिल्टन हॉल में चढ़ते दिखाई दिए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से 300 लोगों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय परिसर में युवा लोगों को कट्टरपंथी बनाने के लिए एक आंदोलन खड़ा करने के लिए बाहरी तत्व जिम्मेदार थे। There is a movement to radicalize young people and I'm not going to wait. न्यूयॉर्क के मेयर कह रहे हैं कि युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए एक आंदोलन चल रहा है और मैं इसके पूरा होने का इंतजार नहीं करूंगा। साथ ही अचानक इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करूंगा। ये एक वैश्विक समस्या है और युवा उन लोगों से प्रभावित हो रहे हैं जो पेशेवर हैं और हमारे बच्चों को कट्टरपंथी बना रहे हैं। मैं न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में ऐसा नहीं होने दूंगा। और एडम्स ने पत्रकारों से कहा कि पुलिस ने व्यापक स्तर पर कार्रवाई की ताकि सुरक्षा को बहाल किया जा सके। We know that this is only a comma in the full sentence of public protection. एडम्स कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि ये शहर में सार्वजनिक सुरक्षा बहाल करने की दिशा में सिर्फ एक अल्प विराम है। ये कोई जश्न मनाने वाला वक्त नहीं है। हम यहाँ ऐसा माहौल नहीं बना सकते जिससे बच्चों को खतरा हो। हम शहर में अपने युवाओं को अतिवादी बनाने के सभी प्रयासों को रोकना चाहिए, जैसा कि हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। और मोहनलाल, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कैंपस में हुए हिंसक टकराव पर बयान जारी किया है। वाइस चांसलर जीन ब्लॉक ने कहा कि कल रात जो भी लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मेरी संवेदनाएं उनके साथ भी हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है या फिर इन दिनों असुरक्षा के डर में रहना पड़ रहा है। विनीत, अब से कुछ देर पहले मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन कर रही एक भारतीय स्टूडेंट से नाम न जाहिर करने की शर्त पर बात की और मैंने उनसे पूछा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कल जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई उसका आंखों देखा हाल सुनाइए। कल शाम को ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था बैरियर्स लगाना। तो हमारा कॉलेज 6-7 ब्लॉक के बीच में है और वो ब्लॉक्स बंद कर दिए गए थे, एंट्रेंसेस ब्लॉक। तो हम लोग को घूम के वापस आना पड़ा कैंपस और काफ़ी सारी पुलिस आई थी और ये काफ़ी टाइम से चल रहा था। फिर 9 बजे के आसपास, 8-9 बजे के आसपास उन्होंने हैमिल्टन हॉल, जहाँ पे प्रोटेस्टर्स जिस पे कब्जा कर लिया था, उसमें वो पुलिस घुस गई थी उनको निकालने के लिए। मतलब बहुत ही प्रॉपर्ली प्लान्ड था ये सब पुलिस के साइड से और काफी सारी पुलिस से सारे स्ट्रीट्स ब्लॉक थे और बाहर आप नहीं जा सकते थे। शेल्टर इन प्लेस था सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी और नेबरहुड में। स्टूडेंट्स के बीच में आप लोग जो देख रहे थे वो क्या, मतलब उस दौरान भगदड़ मची या क्या कर रहे थे? स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे?
स्टूडेंट्स को बोला गया था कि आप अपने रूम में वापस लौट जाइए, और अगर आप नहीं लौट सकते क्योंकि आप कैंपस में रहते हैं तो किसी और डॉर्म में जाके अंदर घुस जाइए। कुछ स्टूडेंट्स जो बाहर तभी भी थे उनको कुछ बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि वो शायद वो पुलिस को रोक रहे थे या क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, पर बाकी बच्चों को बोला गया था आप अंदर जाइए, आप बाहर नहीं रह सकते। पूरा खाली कर दिया था एरिया, पूरा एरिया। पुलिस के इस एक्शन के बाद अब यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो कैसा है? वहां से सारे टेंट्स हट गए हैं या क्या कुछ हुआ है? हाँ, सारे टेंट्स हट गए, सारे बच्चे भी हट गए, क्योंकि हम लोग को कैंपस पे अलाउड नहीं है जाना, लॉक्ड है। आप अपने अपने बिल्डिंग्स में रहिए। जो बच्चे बाहर रहते हैं कैंपस के वो एकदम भी एंटर नहीं कर सकते हैं। सारे डाइनिंग हॉल्स बंद कर दिए गए हैं, लाइब्रेरीज बंद हैं। अभी फाइनल एग्जाम पीरियड है और उन्होंने सारी लाइब्रेरीज बंद कर दी हैं। तो बच्चे एक बाहर की लाइब्रेरी खुली है उसमें ही सब भरे पड़े, और कहीं जाने की जगह नहीं है पढ़ाई के लिए। और मुझे लगता है ये एंड मई तक, जब तक ग्रेजुएशन है तब तक बंद रखेंगे कैंपस। तो इस दौरान आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आप लोग आपस में क्या बात करते हैं? बस यही कि कैसे हैंडल किया गया ये सब चीजें, स्टार्टिंग से अक्टूबर से ये सब इन्हें कैसे हैंडल किया, मतलब बेटर हो सकता था। कितनी चिंता है इस समय? काफी चिंता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना एस्केलेट होगा, या फिर बच्चों की तरफ, प्रोटेस्टर्स के तरफ से इतना एस्केलेट होगा, या फिर इतनी पुलिस आके इतने लोगों को ले जाएगी, या इतने बच्चे सस्पेंड हो जाएंगे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। डर है? अब थोड़ा कम है, कल था जब इतनी पुलिस देखी तो। तो ये थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन कर रही भारतीय स्टूडेंट्स, भारतीय छात्र से मैं बात कर रहा था। उधर दूसरी यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस यानी कि UCLA के परिसर में रात भर हिंसक झड़पें होती रहीं, जहां प्रदर्शनकारियों ने एक फ़लस्तीनी समर्थक द्वारा प्रदर्शनकारियों द्वारा स्थापित एक शिविर पर हमला कर दिया। और इसराइल का समर्थन करने वाले एक गुट ने फ़लस्तीनी समर्थक के एक बड़े शिविर के चारों ओर बैरिकेड्स को हटाना शुरू कर दिया। ऑनलाइन फुटेज में प्रदर्शनकारियों द्वारा एक दूसरे पर आतिशबाजी और अन्य वस्तुएं फेंकते हुए नजर आए। फिलिस्तीनी झंडा लपेटे एक व्यक्ति को घसीटते और पीटते देखा गया। UCLA स्टूडेंट न्यूज़पेपर डेली ब्रुएन के अन्ना दलाई लुई ने BBC से बात की। We've been told that there was one protester within the encampment who has been. एना कह रही कि हमें बताया गया है कि शिविर के भीतर एक प्रदर्शनकारी था जिसे सिर में चोट लगने की वजह से अस्पताल ले जाया गया। काली मिर्च, स्प्रे, आंसू गैस, कई तरह के स्प्रे चलाए गए हैं। ये परिसर में अब तक की हिंसा का एक नया स्तर है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि परिसर की सुरक्षा पूरी तरह से चरमरा गई है। और देर रात कई घंटों तक चले गतिरोध के बाद लॉस एंजलिस में पुलिस कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों के शिविर में घुस गई है। कुछ प्रदर्शनकारियों को उनकी पीठ के पीछे हाथ बांध कर ले जाया गया। दंगारोधी हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को नष्ट कर दिया। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने सामान फेंके। विनीत, 30 से ज़्यादा अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीनी समर्थक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को विश्वविद्यालयों में जारी विरोध प्रदर्शनों के बारे में लगातार बताया जा रहा है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरिन जीन पियरे ने परिसर में अशांति के लिए मुट्ठी भर छात्रों को दोषी ठहराया। Forcibly taking over a building is not peaceful. जबरन इमारत पर कब्जा करना शांतिपूर्ण नहीं है। छात्रों को सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है, उन्हें सीखने का अधिकार है और उन्हें बिना विचलित हुए ऐसा करने का अधिकार है। उन्हें परिसरों में सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। हम जो देख रहे हैं वो छात्रों का एक छोटा सा हिस्सा है और मुझे नहीं लगता कि वो छात्रों के शैक्षणिक सत्र में रुकावट या बाधा पहुंचाने में सक्षम हैं। The academic experience that students have. तो ये थी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता। पॉडकास्ट में हम शामिल कर रहे हैं न्यूयॉर्क से अपने सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार सलीम रिजवी साहब को। सलीम साहब, कल भी आपसे बात हो रही थी, आज फिर हम बात कर रहे हैं और आज से और कल जहां पर हमने ये कहानी छोड़ी थी, ये कहानी उससे आगे बढ़ गई। इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस समय कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पर। यहाँ मोहनलाल जी बिल्कुल तड़के सुबह जब पुलिस गई है अरेस्ट करने और सब कैंप्स हटाने, तो बड़ी भारी संख्या में पुलिस पहुंची वहां पर। और जो कहा जा रहा है कि प्रोटेस्टर्स भी बहुत थे, करीब 1000 वहां पर पहुंच गए थे। चूंकि एक रात पहले हमला हुआ तो उस कैंप पे तो बहुत से लोग और इकट्ठा हो गए थे कि भाई अब हमला होगा तो उसको बचा सकते हैं। इस तरह के माहौल था जिसपे कि मेयर ने भी क्रिटिसाइज किया था कि भाई इस तरह का हमला जो प्रो इसराइल ग्रुप ने किया गलत है, इन्वेस्टिगेशन होगा।
तो इसके बाद जब पुलिस पहुंची और सब हटाया और जिस तरह से स्टन ग्रेनेड्स वगैरह मार के और अरेस्ट करके ले गए हैं, सैकड़ों की संख्या में बताया जा रहा है वहां से, और अब वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो पीछे हटते जा रहे हैं वहां से, लेकिन कह रहे हैं कि हम वापस आएंगे। और ये कहा जा रहा है कि भाई बड़े तरीके से ऑर्गेनाइजर्स जो है वो स्टूडेंट्स को कह रहे हैं आप लोग सेफ तरीके से सीढ़ियां देख के और सब साथ हाथ पकड़ के एक दूसरे का निकल जाइए यहाँ से। और फिर बाद में वो कह रहे हैं, नारे लगाते जा रहे हैं वी विल बी बैक। तो इस तरह का माहौल है। जाहिर है कि ये एक एस्केलेट हुई है पहले से सिचुएशन। इसी तरह और कैंपसेस में भी देखा गया, जैसे कल डैलस में उसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस में पुलिस अंदर गई और कैंप वगैरह मिसमार करके वहां पे भी कुछ अरेस्ट हुई। इसी तरह न्यू हैम्पशायर में जो डार्टमथ कॉलेज है वहां पर कई कैंपसेस में इस तरह से पुलिस गई है और अरेस्ट हुई है। उसमें प्रोफेसर्स भी शामिल हैं। एक तो 65 साल से ज्यादा की एक प्रोफेसर है हिस्ट्री की, तो वो न्यू हैम्पशायर में डार्टमथ कॉलेज में अरेस्ट हुई। उनका वीडियो भी खासा हर जगह देखा जा सकता है ऑनलाइन। उनको गिराया गया जमीन पर और तो वो कहती है मेरे चोट आई है। तो इस तरह की बातें हैं यहाँ पर जो एस्केलेट होता दिख रहा है ये, और स्टूडेंट्स लग रहा है कि वो बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर न्यूयॉर्क में भी कल फोर्डम यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर, वहां पर भी अरेस्ट हुई और एनकैम्पमेंट्स वगैरह वहां हटाए गए। तो ये सारी पूरी कार्रवाई दोनों तरफ से बराबर जारी है। सलीम साहब, आपसे अब ये समझना चाहते हैं कि जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, और न्यूयॉर्क के हमने मेयर की आवाज़ सुनी, उनसे हमने बात की थी। सवाल ये है कि जिस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है, आक्रामक रुख अपना रही है, आपको लगता है कि इससे जो विरोध की चिंगारी है वो भड़केगी या फिर बुझ जाएगी? देखिए, जिस तरह का यहाँ पर मूड है वो खासा जोश में लोग हैं और वो मानने को ये तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि भाई इस तरह से जो पुलिस कार्रवाई हो रही है इससे और प्रोवोक होंगे और इश्तियाल बढ़ेगा और इसमें जो जोश पैदा होगा ये स्टूडेंट्स में। और ये पूरा एक सिनेरियो कहा जा रहा है कि वियतनाम एरा का हो गया है। और कल बताएं आपको इसी सिलसिले में कि कोलंबिया के जो प्रोफेसर्स हैं बहुत से, वो कल निकले जब रात भर अरेस्ट वगैरह हो चुकी, तो कल दिन में वो निकले और उन्होंने सपोर्ट में पकड़े हुए थे, लिखे हुए थे नो कॉप्स ऑन कैंपस एंड वी आर प्रोटेक्टिंग आवर स्टूडेंट्स। इस तरह करके कई प्रोफेसर्स जो थे वो कोलंबिया के गेट के बाहर, चूंकि कोलंबिया में आपको मालूम है रिमोट कर दिया गया है, वहां दाखिला नहीं है, कोई भी नहीं जा रहा है अब अंदर और रिमोट सब कुछ हो गया है। और सारा काम सिर्फ 15 मई को एक सेरेमनी है वो जो उनका होता है ग्रेजुएशन सेरेमनी, लेकिन उसके अलावा कोई कुछ नहीं वहां जा रहा है। और पुलिस को कहा है प्रेसिडेंट ने कोलंबिया की कि आप 17 मई तक यहाँ रहें। और अब वो पुलिस NYPD जो है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के वहां पर जो ऑफिसर्स और पुलिस वाले सब मौजूद हैं। लेकिन इस तरह से प्रोफेसर्स बाहर आके वो कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल सही स्पीचेस दे रहे हैं लगातार, सब प्रोफेसर्स अलग अलग तरह से वो कह रहे हैं हम ये बिल्कुल उनके साथ हैं, जिन इश्यूज के लिए वो खड़े हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो बिल्कुल सही है और इस तरह से नहीं ट्रीट किया जाता है स्टूडेंट्स जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा माहौल जो है कई कैंपसेस में इसी तरह देखा गया है। तो लगता नहीं है कि ये किसी तरह कम होगा। ये जिस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी तो ये फिर वो वापस आ जाते हैं और दूसरी जगह बना लेते हैं या दूसरे तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। सलीम, बस एक ब्रीफली अगर आप जवाब दे पाएं, भारतीय छात्रों को लेकर क्या रिपोर्टें आपको मिल रही हैं, उसके बारे में अगर कोई जानकारी हो तो। भारतीय छात्रों के बारे में एक तो आपको पता ही होगा, प्रिंसटन की एक MA की स्टूडेंट थी जिनको कि सस्पेंड कर दिया गया है, तो वो अरेस्ट भी शायद हुई थी, तो वो प्रोटेस्टर्स में शामिल थी। तो इस तरह से कुछ केसेस तो सामने आते रहते हैं, लेकिन मुझे और भी नहीं पता है कि भारतीय छात्र इस तरह से कोई अरेस्ट हुए हों या सस्पेंशन या एक्सपल्जन हुआ। जी सलीम रिजवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूयॉर्क से शामिल होने के लिए। कार्यक्रम में आगे यानी कि आज BBC दुनिया में आप क्या देखने वाले हैं रात 10 बजे। अमेरिका के कॉलेजों में थमने का नाम नहीं ले रहे इसराइल विरोधी प्रदर्शन। उधर गजा में जंग के बीच क्या है इसराइल लेबनान बॉर्डर का हाल, दिखाएंगे BBC दुनिया में रात 10 बजे BBC हिंदी की वेबसाइट, ऐप, YouTube और Facebook पेज पर लाइव।
तो हमने बात आज इस पॉडकास्ट की शुरुआत की थी अमेरिका से और कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, विस्तार से चर्चा की थी। लेकिन तस्वीर जहां से खिंच रही है वो जगह है गजा इसराइल युद्ध, जिसके विरोध में अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस बीच इसराइल गजा युद्ध विराम के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। हमास को एक प्रस्ताव भेजा गया है। पॉडकास्ट में शामिल कर रहे हरेंद्र मिश्रा को जो प्रस्ताव भेजा गया था युद्ध विराम का, तो हमास को उस पर जवाब देना था। जवाब में क्या कहा है हमास ने? अभी तक तो हमास की तरफ से कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन हमास के कई अधिकारियों और नेताओं का जो है बयान मीडिया में यहाँ पर आया है। उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं और उनके तरफ से ये इशारा किया जा रहा है कि अभी जिस तरह से प्रस्ताव को उनके सामने पेश किया गया है उसे वो मंजूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो अहम डिमांड है, वो अहम मांग जिसके लिए वो कह रहे हैं, जिस पर वो समझौता नहीं कर सकते, वो है पूर्ण युद्ध विराम का मांग। और वो कह रहे हैं कि जब तक पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार इसराइल नहीं होता है, चाहे वो चरणबद्ध तरीके से ही हो, तब तक हमास जो है इस प्रस्ताव को नहीं मंजूर कर सकता। और यहाँ पर जहाँ तक इसराइल का सवाल है, तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये जो उनकी मांग है इसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिन लक्ष्यों को लेकर के इसराइल गजा में प्रवेश किया था उसमें वो नाकाम रहेगा अगर वो इस प्रस्ताव को मान लेता है। इसराइली यहाँ वॉर कैबिनेट की मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आज एक जो आप कह रहे हैं कि युद्ध कैबिनेट की बैठक होने वाली है, तो वो उस बैठक में, और निश्चित तौर पर ब्लिंकन अमेरिका बहुत इंटरेस्टेड है कि किसी तरह से युद्ध विराम हो जाए। इस युद्ध कैबिनेट की बैठक में क्या मतलब बैठक हो चुकी है या हो रही है? देखिए, युद्ध कैबिनेट की जो बैठक है वो 6:30 बजे के लिए बुलाई गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट जो है वो इंतजार करेगी इस बात का कि हमास की तरफ से जवाब आए इस प्रस्ताव पर। जब तक प्रस्ताव का जवाब नहीं आता है तब तक जो है ये बैठक नहीं होगी। और युद्ध कैबिनेट के बैठक के ठीक बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कैबिनेट की भी एक बैठक होगी, जिसमें कि फैसला लिया जाएगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। फिलहाल इसराइल ने कई सारे जो हैं बटालियंस उनको सीमा के पास इकट्ठा कर दिया, वहां पर खड़े हैं, वो तैनात हैं। और इसराइली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो रफा में कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। हालांकि जैसा कि कल भी हम लोगों ने बात की थी कि एक तरह की पोस्चरिंग भी हो सकती है, कि अमेरिका का आपने जिक्र किया और एंटनी ब्लिंकन ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें कथनी और करनी में फर्क करना होगा। इसराइल की तरफ से चाहे जो भी कहा जा रहा है, बहुत ही कड़े शब्द जो हैं वो उनके तरफ से बयान किए जा रहे हैं, लेकिन जो करनी है वो निर्भर करेगा कि हमास का क्या फैसला आता है। और उन्होंने हमास को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, जो अभी गतिरोध है उसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र मिश्र इस पॉडकास्ट में यरूशलेम से शामिल होने के लिए। पॉडकास्ट के अगले चरण यानी कि दूसरे पड़ाव में आप क्या सुनेंगे? मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। चर्चा हो रही है कि आखिरकार रायबरेली से और फिर अमेठी से कौन लड़ेगा, कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा। चुनावी हलचल में संजीव श्रीवास्तव के साथ जल्द ही हाजिर होने वाले हैं। और विनीत, यूट्यूब क्या कह रहा है? कौन लोग सुन रहे हैं हमें, क्या कह रहे हैं? देखिए, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। रामेंद्र त्रिपाठी लिख रहे हैं कि भारत में गर्मी चरम सीमा पर पहुंच रही है, पेड़ कटाई भी जोरों पर है, वृक्षारोपण तो गर्मी में समझ में नहीं आता। फिर शंभू शरण लिख रहे हैं, नेपाल में आग की घटनाएं बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, जिसकी ओर भारत में भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा शंभू शरण ने यह भी लिखा है कि अमेरिकी मेयर का बयान बहुत ही सार्थक है। रामेंद्र त्रिपाठी लिख रहे हैं कि अमेरिका को देर में समझ आया कि कट्टरपंथ पैर पसार रहा है। मदन लाल लंबूरिया लिख रहे हैं कि अब तक उत्तर भारत में गर्मी शुरू नहीं हुई, आखिर इतनी देर से क्यों शुरू हो रही है उत्तर भारत में। तौहीद अहमद कह रहे हैं कि आम चुनाव न सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, मूलभूत मुद्दे बिल्कुल गायब हैं। मनोहर चमोली प्रश्न कर रहे हैं कि मतगणना के दिन भर प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा। मतगणना वाले दिन जिस दिन नतीजे आएंगे बिल्कुल होगा, और उस दिन प्रोग्राम 1 घंटे का होगा, ये हमारा आपसे वादा है। साथ में वादा ये भी है कि उस दिन अगर शनिवार है तब भी होगा, संडे है तब भी होगा। हम आएंगे जरूर, क्योंकि हमें मालूम है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। और अब हम बात करेंगे चुनावी हलचल की।
तो विनीत, अमेठी और रायबरेली से क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, कयास जारी है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में क्या कहा था, ये जरा सुन लेते हैं। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। तो 24 घंटे में घंटे तो बहुत कम बचे। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, लेकिन एक चीज हुई है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कैसरगंज सीट से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनकी जगह पार्टी ने उनके बेटे करण सिंह को अपना उम्मीदवार बना दिया। जी, संजीव हमारे साथ लाइन पर हैं। संजीव, मतलब मैं अभी तक तो उम्मीद कर रहा था कि कुछ ना कुछ खबर आ जाएगी। कल जिस तरह से जयराम रमेश ने बोला था कि आई थिंक आज शाम तक एक्सपेक्टेड था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई है अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर जो कयास जारी है। विनीत, मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि उम्मीदवार जो भी घोषित हो, लेकिन इस मामले के पब्लिसिटी और प्रचार में पूरे पैसे वसूल लिए जाएं। तो पिछले 4-5 दिन से जो हुआ की स्थिति बनी हुई है, तमाम मीडिया चैनल जो कि आमतौर पे कांग्रेस और गांधी परिवार पे ज्यादा चर्चा नहीं करते, वो इस किस्से को लेके जिसको बोले ना पिले पड़े हैं कि सुबह शाम डिबेट आ रहे नहीं आ रहे, आएंगे तो क्या फायदा होगा, नहीं आएंगे तो क्या नुकसान होगा, क्या समीकरण भारी है, जान लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, वायनाड कैसे छोड़ेंगे, ये क्या होगा, फलाना क्या होगा। तो कम से कम इतनी पब्लिसिटी तो कांग्रेस को मिल ही रही है। और जैसे जैसे लेकिन अब नामांकन भरने का अंतिम समय तो कल ही है ना, तो कल तक तो डिक्लेयर होगा ही। और मुझे लग रहा है जिस तरह का एक बिल्डअप दिया जा रहा है, उससे लगता ये है कि दोनों या दोनों में से एक, मुझे तो लगता है दोनों ही चुनाव लड़ने वाले वहां से। जी, अगर हम मतलब इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव में भी देखा जा रहा है कि कल जयराम रमेश का अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा हो तो बार बार पत्रकार सवाल पूछ रहे थे कि देरी क्यों हो रही है, देरी क्यों हो रही है। जयराम रमेश कह रहे थे कि नहीं, देरी कहाँ हो रही है, अभी तो बहुत 48 घंटों का वक्त बाकी है। खैर, अभी तक कोई अभी नाम सामने नहीं आया है और उसको लेकर कयास जारी हैं। एक और जो सवाल है वो ब्रजभूषण का, जैसा कि जिक्र किया मोहनलाल ने, उनकी जगह उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया गया है। और ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में हम जानते हैं कि महिला पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जांच जारी है। तो ये जो उनके बेटे को जगह दी गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई, एक हिंदी में कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे भी हो जाए, या शोले में जैसा अमिताभ बच्चन ने जो सिक्का उछाला था, दोनों तरफ एक ही था उसके अंदर। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि बीजेपी ने कह देगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया और ब्रजभूषण शरण सिंह कह देगा क्या कटा मेरे बेटे का। तो ये बात साबित हो गई है कि भाई उस इलाके में कैसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह का जो भी उसके ऊपर आरोप वगैरह हैं, लेकिन मौके पे जमीन पे उसका तोड़ बीजेपी के पास नहीं था, इसलिए घूम फिर के वहीं पहुंचे हैं। अब ब्रजभूषण शरण सिंह और उसके बेटे में बहुत फर्क है और वैसे कोई फर्क नहीं है। तो आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करें? रस्सी भी टूट गई तो क्या होता है, रस्सी भी जल गई, सांप भी मर गया, रस्सी भी नहीं टूटी, या जो भी जिसकी मेरी पट गई। मतलब एक अब ब्रजभूषण शरण सिंह तो चुनाव लड़ रहा है एक तरह से, वही तो प्रचार करेंगे, वही आगे होंगे। और बीजेपी के पास भी हमेशा ये कहने को हो जाएगा भाई हमने तो टिकट काट दिया। जी, और इस पर प्रतिक्रिया, भावना का सम्मान करते हुए। जी, इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है, ये अभी तक मैं बहुत कोई रिएक्शंस ज़्यादा नहीं देखे हैं। बात करते हैं अब प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच एक तरह से जो वाक युद्ध जारी है। आपने पता नहीं थोड़ी देर पहले देखा ना हो, सोशल मीडिया पे भी है। राहुल गांधी ने जिस तरह से रेवन्ना मामले पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है, ये जो टोन और टेनर है जो अटैक्स का, और पिछले कुछ वक्त से रहा है, खासकर इस चुनाव में जो तीखे शब्दों का प्रयोग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने, इस पर क्या कहेंगे? और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी जो शब्द आते रहे हैं।
भाई तीखे शब्दों की तो बात आपने कर ली। मुद्दा बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, और कांग्रेस उसका मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा है, शर्मनाक मुद्दा है। आरोपी हैं अभी, मुजरिम मतलब कन्विक्टेड किसी भी तरह से नहीं है, लेकिन राजनीति है, पॉलिटिक्स का सीजन है, इलेक्शन का मौसम है, तो क्यों नहीं पैसे उछालेगी। और आपने तीखा वगैरह तो कह दिया, मुझे लगा बड़ा मैस रेपिस्ट तो बड़ा वेस्टर्नाइज अमेरिकन एक्सेंट में बोला था राहुल गांधी ने, उस पे आपका ध्यान गया कि नहीं गया। तो ये तीखा जो बोलना है, ये तो पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी के तेवर और तीखे हुए हैं। और प्रधानमंत्री तो हमेशा से ही, जिसको बोलते हैं ना, ही नेवर मिन्सेस हिज वर्ड, वो तो अपने जब प्रहार करते हैं तो एक हमारे पुराने साथी बोला करते थे, जब नाचनी है तो घुंघरू बांध के नाचो, मतलब उन्मुख भाग पूरे जोर से, उनको कोई वो उसका तनाव नहीं होता। तो अब ये मिडवे हैं हम इलेक्शन में, और आरोप प्रत्यारोप हमले एक दूसरे पे इस समय चरम पे है। अब इलेक्शन बिल्कुल अपनी पीक पे है। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, आप शामिल हुए और आपने बातें कही। तो अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल, वक्त यही है 7:30 बजे। बीबीसी हिंदी के लिए ये पॉडकास्ट कलेक्टिव न्यूज़ रूम द्वारा प्रसारित किया गया। और विनीत, हम विदा तो ले रहे हैं, लेकिन एक बात अपने लिसनर्स को बताना ज़रूरी है कि यदि आप हमें लाइव न सुन पाए हों तो बीबीसी हिंदी के पेज पे जाएं, वहाँ बीबीसी पॉडकास्ट सेक्शन में जाएं, दिन भर आपको मिलेगा। दिन भर पर आपको पिछले प्रोग्राम भी मिलेंगे। यदि आज का मिस कर दिया या कल का मिस कर दिया तो आप कभी भी अपनी सुविधा के हिसाब से इस पॉडकास्ट को दोबारा सुन सकते हैं। विदा लेने से पहले ये भी बताना ज़रूरी है कि जब हम कल आपसे मिलेंगे तो इस दौरान पूरा जो वक्त होगा ना, हिंदी.com आपके साथ है। नमस्कार, आज है 2 मई और दिन बृहस्पतिवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूं विनीत खरे। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, सैकड़ों गिरफ्तारियां। पुलिस ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी परिसर को कैसे खाली कराया? प्रॉपर्ली प्लान्ड था ये सब पुलिस के साइड से, और काफी सारी पुलिस से सारे स्ट्रीट्स ब्लॉक थे और बाहर आप नहीं जा सकते थे। शेल्टर इन प्लेस था सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी और नेबरहुड में। न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए एक आंदोलन चल रहा है। There is a movement to radicalize young people and I'm not going to wait until it's done. करेंगे विश्लेषण कि क्या पुलिस की कार्रवाई से ये चिंगारी बुझेगी या भड़केगी। अमेठी रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी? कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल सुनिए विनीत खरे से। अमेरिका की दर्जनों यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज कैंपसों में गजा में चल रही जंग के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। उधर वहां पढ़ रहे भारतीय छात्रों को लेकर फिक्र बढ़ रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि छात्रों को स्थानीय कानूनों का पालन करना चाहिए। So far, no Indian students or their families have contacted us for any assistance. रणधीर जायसवाल कह रहे थे कि अभी तक किसी छात्र या उनके परिवार ने हमसे मदद के लिए संपर्क नहीं किया है। जहां तक प्रदर्शनों में हिस्सा लेने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमें छात्रों से उम्मीद है कि वो स्थानीय कानूनों का पालन करेंगे। ये थे रणधीर जायसवाल के शब्द। केरल में तेज़ गर्मी की वजह से स्कूलों और कॉलेजों को सोमवार तक बंद कर दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो धूप में बाहर ज़्यादा न जाएं और ध्यान रखें कि जंगलों में आग न फैले। केरल की तरह देश के दूसरे हिस्सों में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। उड़ीसा के कुछ हिस्सों में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है। उड़ीसा सहित 4 राज्यों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एशिया के कुछ हिस्सों जैसे फिलीपींस और बांग्लादेश में लू की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यूरोपीय यूनियन कमीशन की प्रमुख उर्सुला वॉन डर लेन ने घोषणा की है कि यूरोपीय यूनियन साल 2027 तक लेबनान को $1 बिलियन का आर्थिक पैकेज प्रदान करेगा। बेरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पैसे के एक हिस्से का इस्तेमाल सीमा प्रबंधन में लगी सेना को ट्रेनिंग और उपकरण देने के लिए किया जाएगा। यूरोपीय कमीशन की ओर से घोषणा लेबनान की
राष्ट्रपति की बड़ी संख्या में सीरियाई शरणार्थियों से निपटने और लेबनान के दक्षिण में हिजबुल्ला और इसराइल के बीच जारी सैन्य झड़पों से निपटने के आह्वान के बाद आई है। साल 2019 से लेबनान की अर्थव्यवस्था की हालत डगमगाई हुई है और देश के करीब 80% लोग गरीबी में रह रहे हैं। उर्सुला वैन डर लेन के साथ बोलते हुए लेबनान के प्रधानमंत्री नाजिब मिकाटी ने कहा कि सीरिया से साइप्रस पहुंच रहे शरणार्थी दिखा रहे हैं कि लेबनान का क्या होगा अगर उसे मदद नहीं मिली। नाजिब मिकाटी कह रहे थे कि हम इस बात पर जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी चेतावनी ये है कि सीरिया और यूरोप के बीच लेबनान ट्रांसिट देश बन जाएगा और साइप्रस की सीमा पर जो परेशानियां पैदा हो रही हैं वो दिखाता है कि क्या होगा अगर इस समस्या का जड़ से निपटारा नहीं किया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू के बाहरी हिस्सों में लगी भयंकर आग से अग्निशमन दल और आम लोग निपट रहे हैं। नेपाल में तेज गर्मी की वजह से कई जगहों पर आग लगी है। काठमांडू के दक्षिण में ललितपुर के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए इमरजेंसी टीमें रात भर लगी रहीं। पिछले 3 हफ्तों में नेपाल के विभिन्न जिलों के जंगलों में लगी आग से 10 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। जानकारों का कहना है कि हालांकि नेपाल में हर साल आमतौर पर मार्च के शुरू में कई जगहों पर जंगल में आग लगती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बढ़ती गर्मी की वजह से उनकी संख्या और तेजी में वृद्धि हुई है। अफ्रीका में अमेरिकी मिलिट्री कमांड के प्रमुख ने कहा है कि अमेरिकी सेना के पीछे हटने की वजह निजेर और चाड के अधिकारियों से बातचीत जारी है। चाड में एक एयरबेस में रह रहे दर्जनों अमेरिकी विशेष सैन्यकर्मियों को वहां से हटा लिया गया है। अमेरिका के दर्जनों यूनिवर्सिटी कैंपसेस में गजा में छिड़ी जंग के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। इस दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में हिंसक घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए कल पुलिस कई यूनिवर्सिटीज के कैंपस में दाखिल हुई। पहले बात करते हैं न्यूयॉर्क की। तो विनीत, न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी वो पहली यूनिवर्सिटी है जहां से गजा युद्ध के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन सबसे पहले चर्चा में आए थे और इसके बाद से ये प्रदर्शन अमेरिका के कई यूनिवर्सिटी में फैल गए। जी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो तस्वीरें हमारे सामने आई मोहनलाल जी, उसमें फिलिस्तीनी समर्थक छात्रों ने परिसर में टेंट लगा दिए थे। कई हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद कल यहां हिंसक टकराव देखने को मिला। न्यूयॉर्क पुलिस ने कल यहां कार्रवाई की और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक हिस्से पर कब्जा कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। पुलिस ने फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए बड़ी कार्रवाई की। परिसर की इमारत पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया था और वहां से हटने से इनकार कर दिया था। और इसके बाद जो तस्वीरें आईं उसमें पुलिसकर्मी खिड़की के जरिए हैमिल्टन हॉल में चढ़ते दिखाई दिए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से 300 लोगों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय परिसर में युवा लोगों को कट्टरपंथी बनाने के लिए एक आंदोलन खड़ा करने के लिए बाहरी तत्व जिम्मेदार थे। There is a movement to radicalize young people and I'm not going to wait. न्यूयॉर्क के मेयर कह रहे हैं कि युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए एक आंदोलन चल रहा है और मैं इसके पूरा होने का इंतजार नहीं करूंगा। साथ ही अचानक इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करूंगा। ये एक वैश्विक समस्या है और युवा उन लोगों से प्रभावित हो रहे हैं जो पेशेवर हैं और हमारे बच्चों को कट्टरपंथी बना रहे हैं। मैं न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में ऐसा नहीं होने दूंगा। और एडम्स ने पत्रकारों से कहा कि पुलिस ने व्यापक स्तर पर कार्रवाई की ताकि सुरक्षा को बहाल किया जा सके। We know that this is only a comma in the full sentence of public protection. एडम्स कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि ये शहर में सार्वजनिक सुरक्षा बहाल करने की दिशा में सिर्फ एक अल्प विराम है। ये कोई जश्न मनाने वाला वक्त नहीं है। हम यहाँ ऐसा माहौल नहीं बना सकते जिससे बच्चों को खतरा हो। हम शहर में अपने युवाओं को अतिवादी बनाने के सभी प्रयासों को रोकना चाहिए, जैसा कि हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। और मोहनलाल, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कैंपस में हुए हिंसक टकराव पर बयान जारी किया है। वाइस चांसलर जीन ब्लॉक ने कहा कि कल रात जो भी लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मेरी संवेदनाएं उनके साथ भी हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है या फिर इन दिनों असुरक्षा के डर में रहना पड़ रहा है। विनीत, अब से कुछ देर पहले मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन कर रही एक भारतीय स्टूडेंट से नाम न जाहिर करने की शर्त पर बात की और मैंने उनसे पूछा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कल जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई उसका आंखों देखा हाल सुनाइए। कल शाम को ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था बैरियर्स लगाना। तो हमारा कॉलेज
6-7 ब्लॉक के बीच में है और वो ब्लॉक्स बंद कर दिए गए थे, एंट्रेंसेस ब्लॉक। तो हम लोग को घूम के वापस आना पड़ा कैंपस और काफी सारी पुलिस आई थी और ये काफी टाइम से चल रहा था। फिर 9 बजे के आसपास, 8-9 बजे के आसपास उन्होंने हैमिल्टन हॉल, जहाँ पे प्रोटेस्टर्स जिस पे कब्जा कर लिया था, उसमें वो पुलिस घुस गई थी उनको निकालने के लिए। मतलब बहुत ही प्रॉपर्ली प्लान्ड था ये सब पुलिस के साइड से, और काफी सारी पुलिस थे, सारे स्ट्रीट्स ब्लॉक थे और बाहर आप नहीं जा सकते थे। शेल्टर इन प्लेस था सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी और नेबरहुड में। स्टूडेंट्स के बीच में आप लोग जो देख रहे थे वो क्या, मतलब उस दौरान भगदड़ मची या क्या कर रहे थे? स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? स्टूडेंट्स को बोला गया था कि आप अपने रूम में वापस लौट जाइए, और अगर आप नहीं लौट सकते क्योंकि आप कैंपस में रहते हैं तो किसी और डॉर्म में जाके अंदर घुस जाइए। कुछ स्टूडेंट्स जो बाहर तभी भी थे उनको कुछ बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि वो शायद वो पुलिस को रोक रहे थे या क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, पर बाकी बच्चों को बोला गया था आप अंदर जाइए, आप बाहर नहीं रह सकते। पूरा खाली कर दिया था एरिया, पूरा एरिया। पुलिस के इस एक्शन के बाद अब यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो कैसा है? वहाँ से सारे टेंट्स हट गए हैं या क्या कुछ हुआ है? हाँ, सारे टेंट्स हट गए, सारे बच्चे भी हट गए, क्योंकि हम लोग को कैंपस पे अलाउड नहीं है जाना, लॉक्ड है। आप अपने अपने बिल्डिंग्स में रहिए। जो बच्चे बाहर रहते हैं कैंपस के वो एकदम भी एंटर नहीं कर सकते हैं। सारे डाइनिंग हॉल्स बंद कर दिए गए हैं, लाइब्रेरीज बंद हैं। अभी फाइनल एग्जाम पीरियड है और उन्होंने सारी लाइब्रेरीज बंद कर दी हैं। तो बच्चे, एक बाहर की लाइब्रेरी खुली, उसमें सब भरे पड़े और कहीं जाने की जगह नहीं है पढ़ाई के लिए। और मुझे लगता है ये एंड मई तक, जब तक ग्रेजुएशन है तब तक बंद रखेंगे कैंपस। तो इस दौरान आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आप लोग आपस में क्या बात करते हैं? बस यही कि कैसे हैंडल किया गया ये सब चीजें, स्टार्टिंग से अक्टूबर से ये सब इन्हें कैसे हैंडल किया, मतलब बेटर हो सकता था। कितनी चिंता है इस समय? काफी चिंता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना एस्केलेट होगा, या फिर बच्चों की तरफ, प्रोटेस्टर्स के तरफ से इतना एस्केलेट होगा, या फिर इतनी पुलिस आके इतने लोगों को ले जाएगी, या इतने बच्चे सस्पेंड हो जाएंगे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। डर है? अब थोड़ा कम है, कल था जब इतनी पुलिस देखी तो। तो ये थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन कर रही भारतीय स्टूडेंट्स, भारतीय छात्र से मैं बात कर रहा था। उधर दूसरी यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस यानी कि UCLA के परिसर में रात भर हिंसक झड़पें होती रहीं, जहां प्रदर्शनकारियों ने एक फ़लस्तीनी समर्थक द्वारा प्रदर्शनकारियों द्वारा स्थापित एक शिविर पर हमला कर दिया। और इसराइल का समर्थन करने वाले एक गुट ने फ़लस्तीनी समर्थक के एक बड़े शिविर के चारों ओर बैरिकेड्स को हटाना शुरू कर दिया। ऑनलाइन फुटेज में प्रदर्शनकारियों द्वारा एक दूसरे पर आतिशबाजी और अन्य वस्तुएं फेंकते हुए नजर आए। फिलिस्तीनी झंडा लपेटे एक व्यक्ति को घसीटते और पीटते देखा गया। UCLA स्टूडेंट न्यूज़पेपर डेली ब्रुएन के अन्ना दलाई लुई ने BBC से बात की। We've been told that there was one protester within the encampment who has been... एना कह रही कि हमें बताया गया है कि शिविर के भीतर एक प्रदर्शनकारी था जिसे सिर में चोट लगने की वजह से अस्पताल ले जाया गया। काली मिर्च, स्प्रे, आंसू गैस, कई तरह के स्प्रे चलाए गए हैं। ये परिसर में अब तक की हिंसा का एक नया स्तर है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि परिसर की सुरक्षा पूरी तरह से चरमरा गई है। और देर रात कई घंटों तक चले गतिरोध के बाद लॉस एंजलिस में पुलिस कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारी के शिविर में घुस गई है। कुछ प्रदर्शनकारियों को उनकी पीठ के पीछे हाथ बांध कर ले जाया गया। दंगारोधी हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को नष्ट कर दिया। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने सामान फेंके। विनीत, 30 से ज़्यादा अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीनी समर्थक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को विश्वविद्यालयों में जारी विरोध प्रदर्शनों के बारे में लगातार बताया जा रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरिन जीन पियरे ने परिसर में अशांति के लिए मुट्ठी भर छात्रों को दोषी ठहराया। Forcibly taking over a building is not peaceful. जबरन इमारत पर कब्जा करना शांतिपूर्ण नहीं है। छात्रों को सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है, उन्हें सीखने का अधिकार है और उन्हें बिना विचलित हुए ऐसा करने का अधिकार है। उन्हें परिसरों में सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। हम जो देख रहे हैं वो छात्रों का एक छोटा सा हिस्सा है और मुझे नहीं लगता कि वो छात्रों के शैक्षणिक सत्र में रुकावट या बाधा पहुंचाने में सक्षम हैं। The academic experience that students have. तो ये थी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता। पॉडकास्ट में हम शामिल कर रहे हैं न्यूयॉर्क से अपने सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार सलीम रिजवी साहब को। सलीम साहब, कल भी आपसे बात हो रही थी, आज फिर हम बात कर रहे हैं और आज से और कल जहां पर हमने ये कहानी छोड़ी थी, ये कहानी उससे आगे बढ़ गई।
इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस समय कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पर। जी, यहाँ मोहनलाल जी बिल्कुल तड़के सुबह जब पुलिस गई है अरेस्ट करने और सब कैंप्स हटाने, तो बड़ी भारी संख्या में पुलिस पहुंची वहां पर। और जो कहा जा रहा है कि प्रोटेस्टर्स भी बहुत थे, करीब 1000 वहां पर पहुंच गए थे। चूंकि एक रात पहले हमला हुआ तो उस कैंप पे तो बहुत से लोग और इकट्ठा हो गए थे कि भाई अब हमला होगा तो उसको बचा सकते हैं। इस तरह के माहौल था जिसपे कि मेयर ने भी क्रिटिसाइज किया था कि भाई इस तरह का हमला जो प्रो इसराइल ग्रुप ने किया गलत है, इन्वेस्टिगेशन होगा। तो इसके बाद जब पुलिस पहुंची और सब हटाया, और जिस तरह से स्टन ग्रेनेड्स वगैरह मार के और अरेस्ट करके ले गए हैं, सैकड़ों की संख्या में बताया जा रहा है वहां से। और अब वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो पीछे हटते जा रहे हैं वहां से, लेकिन कह रहे हैं कि हम वापस आएंगे। और ये कहा जा रहा है कि भाई बड़े तरीके से ऑर्गेनाइजर्स जो है वो स्टूडेंट्स को कह रहे हैं आप लोग सेफ तरीके से सीढ़ियां देख के और सब साथ हाथ पकड़ के एक दूसरे का निकल जाइए यहाँ से। और फिर बाद में वो कह रहे हैं, नारे लगाते जा रहे हैं वी विल बी बैक। तो इस तरह का माहौल है। जाहिर है कि ये एक एस्केलेट हुई है पहले से सिचुएशन। इसी तरह और कैंपसेस में भी देखा गया, जैसे कल डैलस में उसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस में पुलिस अंदर गई और कैंप वगैरह मिसमार करके वहां पे भी कुछ अरेस्ट हुई। इसी तरह न्यू हैम्पशायर में जो डार्टमथ कॉलेज है वहां पर कई कैंपसेस में इस तरह से पुलिस गई है और अरेस्ट हुई है। उसमें प्रोफेसर्स भी शामिल हैं। एक तो 65 साल से ज्यादा की एक प्रोफेसर है हिस्ट्री की, तो वो न्यू हैम्पशायर में डार्टमथ कॉलेज में अरेस्ट हुई। उनका वीडियो भी खासा हर जगह देखा जा सकता है ऑनलाइन। उनको गिराया गया जमीन पर और तो वो कहती है मेरे चोट आई है। तो इस तरह की बातें हैं यहाँ पर जो एस्केलेट होता दिख रहा है ये। और स्टूडेंट्स लग रहा है कि वो बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर न्यूयॉर्क में भी कल फोर्डम यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर, वहां पर भी अरेस्ट हुई और एनकैम्पमेंट्स वगैरह वहां हटाए गए। तो ये सारी पूरी कार्रवाई दोनों तरफ से बराबर जारी है। सलीम साहब, आपसे अब ये समझना चाहते हैं कि जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, और न्यूयॉर्क के हमने मेयर की आवाज़ सुनी, उनसे हमने बात की थी। सवाल ये है कि जिस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है, आक्रामक रुख अपना रही है, आपको लगता है कि इससे जो विरोध की चिंगारी है वो भड़केगी या फिर बुझ जाएगी? देखिए, जिस तरह का यहाँ पर मूड है वो खासा जोश में लोग हैं और वो मानने को ये तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि भाई इस तरह से जो पुलिस कार्रवाई हो रही है इससे और प्रोवोक होंगे और इश्तियाल बढ़ेगा और इसमें जो जोश पैदा होगा ये स्टूडेंट्स में। और ये पूरा एक सिनेरियो कहा जा रहा है कि वियतनाम एरा का हो गया है। और कल बताएं आपको इसी सिलसिले में कि कोलंबिया के जो प्रोफेसर्स हैं बहुत से, वो कल निकले जब रात भर अरेस्ट वगैरह हो चुकी, तो कल दिन में वो निकले और उन्होंने सपोर्ट में पकड़े हुए थे, लिखे हुए थे नो कॉप्स ऑन कैंपस एंड वी आर प्रोटेक्टिंग आवर स्टूडेंट्स। इस तरह करके कई प्रोफेसर्स जो थे वो कोलंबिया के गेट के बाहर, चूंकि कोलंबिया में आपको मालूम है रिमोट कर दिया गया है, वहां दाखिला नहीं है, कोई भी नहीं जा रहा है अब अंदर और रिमोट सब कुछ हो गया है। और सारा काम सिर्फ 15 मई को एक सेरेमनी है वो जो उनका होता है ग्रेजुएशन सेरेमनी, लेकिन उसके अलावा कोई कुछ नहीं वहां जा रहा है। और पुलिस को कहा है प्रेसिडेंट ने कोलंबिया की कि आप 17 मई तक यहाँ रहें। और अब वो पुलिस NYPD जो है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के वहां पर जो ऑफिसर्स और पुलिस वाले सब मौजूद हैं। लेकिन इस तरह से प्रोफेसर्स बाहर आके वो कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल सही स्पीचेस दे रहे हैं लगातार, सब प्रोफेसर्स अलग अलग तरह से वो कह रहे हैं हम ये बिल्कुल उनके साथ हैं, जिन इश्यूज के लिए वो खड़े हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो बिल्कुल सही है और इस तरह से नहीं ट्रीट किया जाता है स्टूडेंट्स जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा माहौल जो है कई कैंपसेस में इसी तरह देखा गया है। तो लगता नहीं है कि ये किसी तरह कम होगा। ये जिस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी तो ये फिर वो वापस आ जाते हैं और दूसरी जगह बना लेते हैं या दूसरे तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। सलीम, बस एक ब्रीफली अगर आप जवाब दे पाएं, भारतीय छात्रों को लेकर क्या रिपोर्टें आपको मिल रही हैं, उसके बारे में अगर कोई जानकारी हो तो। भारतीय छात्रों के बारे में एक तो आपको पता ही होगा, प्रिंसटन की एक MA की स्टूडेंट थी जिनको कि सस्पेंड कर दिया गया है, तो वो अरेस्ट भी शायद हुई थी।
तो वो प्रोटेस्टर्स में शामिल थी। तो इस तरह से कुछ केसेस तो सामने आते रहते हैं, लेकिन मुझे और अभी नहीं पता है कि भारतीय छात्र इस तरह से कोई अरेस्ट हुए हों या सस्पेंशन या एक्सपल्जन हुआ। जी सलीम रिजवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूयॉर्क से शामिल होने के लिए। कार्यक्रम में आगे यानी कि आज बीबीसी दुनिया में आप क्या देखने वाले हैं रात 10 बजे। अमेरिका के कॉलेजों में थमने का नाम नहीं ले रहे इसराइल विरोधी प्रदर्शन। उधर गजा में जंग के बीच क्या है इसराइल लेबनान बॉर्डर का हाल, दिखाएंगे बीबीसी दुनिया में रात 10 बजे बीबीसी हिंदी की वेबसाइट, ऐप, यूट्यूब और फेसबुक पेज पर लाइव। तो हमने बात आज इस पॉडकास्ट की शुरुआत की थी अमेरिका से, और कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, विस्तार से चर्चा की थी। लेकिन तस्वीर जहां से खिंच रही है वो जगह है गजा इसराइल युद्ध, जिसके विरोध में अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस बीच इसराइल गजा युद्ध विराम के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। हमास को एक प्रस्ताव भेजा गया है। पॉडकास्ट में शामिल कर रहे हरेंद्र मिश्रा को जो प्रस्ताव भेजा गया था युद्ध विराम का, तो हमास को उस पर जवाब देना था। जवाब में क्या कहा है हमास ने? अभी तक तो हमास की तरफ से कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन हमास के कई अधिकारियों और नेताओं का जो है बयान मीडिया में यहाँ पर आया है। उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं और उनके तरफ से ये इशारा किया जा रहा है कि अभी जिस तरह से प्रस्ताव को उनके सामने पेश किया गया है उसे वो मंजूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो अहम डिमांड है, वो अहम मांग जिसके लिए वो कह रहे हैं, जिस पर वो समझौता नहीं कर सकते, वो है पूर्ण युद्ध विराम का मांग। और वो कह रहे हैं कि जब तक पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार इसराइल नहीं होता है, चाहे वो चरणबद्ध तरीके से ही हो, तब तक हमास जो है इस प्रस्ताव को नहीं मंजूर कर सकता। और यहाँ पर जहाँ तक इसराइल का सवाल है, तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये जो उनकी मांग है इसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिन लक्ष्यों को लेकर के इसराइल गजा में प्रवेश किया था उसमें वो नाकाम रहेगा अगर वो इस प्रस्ताव को मान लेता है। इसराइली यहाँ वॉर कैबिनेट की मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आज एक जो आप कह रहे हैं कि युद्ध कैबिनेट की बैठक होने वाली है, तो वो उस बैठक में, और निश्चित तौर पर ब्लिंकन अमेरिका बहुत इंटरेस्टेड है कि किसी तरह से युद्ध विराम हो जाए। इस युद्ध कैबिनेट की बैठक में क्या मतलब बैठक हो चुकी है या हो रही है? देखिए, युद्ध कैबिनेट की जो बैठक है वो 6:30 बजे के लिए बुलाई गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट जो है वो इंतजार करेगी इस बात का कि हमास की तरफ से जवाब आए इस प्रस्ताव पर। जब तक प्रस्ताव का जवाब नहीं आता है तब तक जो है ये बैठक नहीं होगी। और युद्ध कैबिनेट के बैठक के ठीक बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कैबिनेट की भी एक बैठक होगी, जिसमें कि फैसला लिया जाएगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। फिलहाल इसराइल ने कई सारे जो हैं बटालियंस उनको सीमा के पास इकट्ठा कर दिया, वहां पर खड़े हैं, वो तैनात हैं। और इसराइली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो रफा में कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। हालांकि जैसा कि कल भी हम लोगों ने बात की थी कि एक तरह की पोस्चरिंग भी हो सकती है, कि अमेरिका का आपने जिक्र किया और एंटनी ब्लिंकन ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें कथनी और करनी में फर्क करना होगा। इसराइल की तरफ से चाहे जो भी कहा जा रहा है, बहुत ही कड़े शब्द जो हैं वो उनके तरफ से बयान किए जा रहे हैं, लेकिन जो करनी है वो निर्भर करेगा कि हमास का क्या फैसला आता है। और उन्होंने हमास को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, जो अभी गतिरोध है उसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र मिश्र इस पॉडकास्ट में यरूशलेम से शामिल होने के लिए। पॉडकास्ट के अगले चरण यानी कि दूसरे पड़ाव में आप क्या सुनेंगे? मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। चर्चा हो रही है कि आखिरकार रायबरेली से और फिर अमेठी से कौन लड़ेगा, कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा। चुनावी हलचल में संजीव श्रीवास्तव के साथ जल्द ही हाजिर होने वाले हैं। और विनीत, यूट्यूब क्या कह रहा है? कौन लोग सुन रहे हैं, हमें क्या कह रहे हैं? देखिए, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। रामेंद्र त्रिपाठी लिख रहे हैं कि भारत में गर्मी चरम सीमा पर पहुंच रही है, पेड़ कटाई भी जोरों पर है, वृक्षारोपण तो गर्मी में समझ में नहीं आता। फिर शंभू शरण लिख रहे हैं, नेपाल में आग की घटनाएं बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, जिसकी ओर भारत में भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा शंभू शरण ने यह भी लिखा है कि अमेरिकी मेयर का बयान बहुत ही सार्थक है। रामेंद्र त्रिपाठी लिख रहे हैं कि अमेरिका को देर में समझ आया कि कट्टरपंथ पैर
पसार रहा है। मदन लाल लंबूरिया लिख रहे हैं कि अब तक उत्तर भारत में गर्मी शुरू नहीं हुई, आखिर इतनी देर से क्यों शुरू हो रही है उत्तर भारत में। तौहीद अहमद कह रहे हैं कि आम चुनाव न सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, मूलभूत मुद्दे बिल्कुल गायब हैं। मनोहर चमोली प्रश्न कर रहे हैं कि मतगणना के दिन भर प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा। मतगणना वाले दिन जिस दिन नतीजे आएंगे बिल्कुल होगा, और उस दिन प्रोग्राम 1 घंटे का होगा, ये हमारा आपसे वादा है। साथ में वादा ये भी है कि उस दिन अगर शनिवार है तब भी होगा, संडे है तब भी होगा। हम आएंगे जरूर, क्योंकि हमें मालूम है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। और अब हम बात करेंगे चुनावी हलचल की। तो विनीत, अमेठी और रायबरेली से क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, कयास जारी है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में क्या कहा था, ये जरा सुन लेते हैं। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। तो 24 घंटे में घंटे तो बहुत कम बचे। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, लेकिन एक चीज हुई है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कैसरगंज सीट से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनकी जगह पार्टी ने उनके बेटे करण सिंह को अपना उम्मीदवार बना दिया। जी, संजीव हमारे साथ लाइन पर हैं। संजीव, मतलब मैं अभी तक तो उम्मीद कर रहा था कि कुछ ना कुछ खबर आ जाएगी। कल जिस तरह से जयराम रमेश ने बोला था कि आई थिंक आज शाम तक एक्सपेक्टेड था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई है अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर जो कयास जारी है। विनीत, मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि उम्मीदवार जो भी घोषित हो, लेकिन इस मामले के पब्लिसिटी और प्रचार में पूरे पैसे वसूल लिए जाएं। तो पिछले 4-5 दिन से जो हुआ वो की स्थिति बनी हुई है, तमाम मीडिया चैनल जो कि आमतौर पे कांग्रेस और गांधी परिवार पे ज्यादा चर्चा नहीं करते, वो इस किस्से को लेके जिसको बोले ना पिले पड़े हैं कि सुबह शाम डिबेट आ रहे नहीं आ रहे, आएंगे तो क्या फायदा होगा, नहीं आएंगे तो क्या नुकसान होगा, क्या समीकरण भारी है, जान लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, वायनाड कैसे छोड़ेंगे, ये क्या होगा, फलाना क्या होगा। तो कम से कम इतनी पब्लिसिटी तो कांग्रेस को मिल ही रही है। और जैसे जैसे लेकिन अब नामांकन भरने का अंतिम समय तो कल ही है ना, तो कल तक तो डिक्लेयर होगा ही। और मुझे लग रहा है जिस तरह का एक बिल्डअप दिया जा रहा है उससे लगता ये है कि दोनों या दोनों में से एक, मुझे तो लगता है दोनों ही चुनाव लड़ने वाले वहां से। जी, अगर हम मतलब इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव में भी देखा जा रहा है कि कल जयराम रमेश का अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा हो तो बार बार पत्रकार सवाल पूछ रहे थे कि देरी क्यों हो रही है, देरी क्यों हो रही है। जयराम रमेश कह रहे थे कि नहीं, देरी कहाँ हो रही है, अभी तो बहुत 48 घंटों का वक्त बाकी है। खैर, अभी तक कोई अभी नाम सामने नहीं आया है और उसको लेकर कयास जारी हैं। एक और जो सवाल है वो ब्रिजभूषण का, जैसा कि जिक्र किया मोहनलाल ने, उनकी जगह उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया गया है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में हम जानते हैं कि महिला पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जांच जारी है। तो ये जो उनके बेटे को जगह दी गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई, एक हिंदी में कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे भी हो जाए, या शोले में जैसा अमिताभ बच्चन ने जो सिक्का उछाला था, दोनों तरफ एक ही था उसके अंदर। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि बीजेपी ने कह देगी कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया और ब्रिजभूषण शरण सिंह कह देगा क्या कटा मेरे बेटे का। तो ये बात साबित हो गई है कि भाई उस इलाके में कैसरगंज में ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो भी उसके ऊपर आरोप वगैरह हैं, लेकिन मौके पे जमीन पे उसका तोड़ बीजेपी के पास नहीं था, इसीलिए घूम फिर के वहीं पहुंचे हैं। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह और उसके बेटे में बहुत फर्क है और वैसे कोई फर्क नहीं है। तो अब इसको किस तरह से एक्सप्लेन करें? रस्सी भी टूट गई तो क्या होता है, रस्सी भी जल गई, सांप भी मर गया, रस्सी भी नहीं टूटी, या जो भी मेरी पट गई। मतलब एक अब
ब्रिजभूषण शरण सिंह ही तो चुनाव लड़ रहा है एक तरह से, वही तो प्रचार करेंगे, वही आगे होंगे। और बीजेपी के पास भी हमेशा ये कहने को जाएगा हमने तो टिकट काट दिया जी। और इस पर प्रतिक्रिया, भावना का सम्मान करते हुए, जी, इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है ये भी अभी तक मैं बहुत कोई रिएक्शंस ज़्यादा नहीं देखे हैं। बात करते हैं अब प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच एक तरह से जो वाक युद्ध जारी है। आपने पता नहीं थोड़ी देर पहले देखा ना हो, सोशल मीडिया पे भी है। राहुल गांधी ने जिस तरह से रेवन्ना मामले पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है, ये जो टोन और टेनर है जो अटैक्स का, और पिछले कुछ वक्त से रहा है, खासकर इस चुनाव में जो तीखे शब्दों का प्रयोग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने, इस पर क्या कहेंगे? और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी जो शब्द आते रहे हैं। भाई तीखे शब्दों की तो बात आपने कर ली। मुद्दा बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, और कांग्रेस उसका मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा है, शर्मनाक मुद्दा है। आरोपी हैं अभी, मुजरिम मतलब कन्विक्टेड किसी भी तरह से नहीं है, लेकिन राजनीति है, पॉलिटिक्स का सीजन है, इलेक्शन का मौसम है, तो क्यों नहीं पैसे उछालेगी। और आपने तीखा वगैरह तो कह दिया, मुझे लगा बड़ा मैस रेपिस्ट तो बड़ा वेस्टर्नाइज अमेरिकन एक्सेंट में बोला था राहुल गांधी ने, उस पे आपका ध्यान गया कि नहीं गया। तो ये तीखा जो बोलना है, ये तो पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी के तेवर और तीखे हुए हैं। और प्रधानमंत्री तो हमेशा से ही जिसको बोलते हैं ना, ही नेवर मिन्सेस हिज वर्ड्स, वो तो अपने जब प्रहार करते हैं तो एक हमारे पुराने साथी बोला करते थे, जब नाचनी है तो घुंघरू बांध के नाचो, मतलब उन्मुख भाग पूरे जोर से, उनको कोई वो उसका तनाव नहीं होता। तो अब ये मिडवे हैं हम इलेक्शन में, और आरोप प्रत्यारोप हमले एक दूसरे पे इस समय चरम पे है। अब इलेक्शन बिल्कुल अपनी पीक पे है। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, आप शामिल हुए और आपने बातें कही। तो अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल, वक्त यही है 7:30 बजे। BBC हिंदी के लिए ये पॉडकास्ट कलेक्टिव न्यूज़ रूम द्वारा प्रसारित किया गया। और विनीत, हम विदा तो ले रहे हैं, लेकिन एक बात अपने लिसनर्स को बताना ज़रूरी है कि यदि आप हमें लाइव न सुन पाए हों तो BBC हिंदी के पेज पे जाएं, वहाँ BBC पॉडकास्ट सेक्शन में जाएं, दिन भर आपको मिलेगा। दिन भर पर आपको पिछले प्रोग्राम भी मिलेंगे। यदि आज का मिस कर दिया या कल का मिस कर दिया तो आप कभी भी अपनी सुविधा के हिसाब से इस पॉडकास्ट को दोबारा सुन सकते हैं। विदा लेने से पहले ये भी बताना ज़रूरी है कि जब हम कल आपसे मिलेंगे तो इस दौरान पूरा जो वक्त होगा ना, हिंदी.com आपके साथ है।